गांव में अपने मतलब कि प्रधान के पद पर भी रह चुके हैं। जी जी हाँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ गांव में और मैं 5 वर्ष प्रधान के लिए चुना गया प्रारंभिक था। परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाए सर? किन किन बातों का ध्यान रख करके कैसे नोट्स बनाए सर? देखिए आशीष जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली मेंस पे काम करता था और उस दौरान मुझे लगता था कि नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते थे। साथ ही मैं रिसोर्स पे मतलब कौन अच्छा है कौन ख़राब रिसोर्स है ये भी मालूम हो जाता था मुझे। तो ये हर अभ्यर्थी को करना इससे चाहिए। जुड़ गया है इस बार से ही जो है 5th और 6th पेपर। यदि सर आप होते, अभी तो आप एसडीएम बन चुके हैं, आपको लोक सेवा का पेपर तो देना नहीं अभी, तो आपकी क्या रणनीति होती, कैसे इसको सर मैनेज करते हैं? नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने चंद्र प्रकाश गौतम सर बैठे हैं जिनका यूपीपीसीएस में 36वीं रैंक पे एसडीएम के पद पे चयन हुआ है। सबसे पहले तो अपने यूपीपीएससी डेली न्यूज़ परिवार की तरफ से सर को बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर हम जानना चाहेंगे कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार रहा है? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक गांव में सरकारी स्कूल में हुई है, गांव के पास से ही। और बाकी उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया और यहीं से बीए और एमए किया। एमए मैंने दर्शन शास्त्र में किया हुआ है। जी। सर कब आपने सोचा कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहिए? जी, जब मैं एमए कर रहा था उसी दौरान मेरा चयन पंचायत मित्र के पद पे हुआ गांव में ही। तो काम वहाँ पे करते हुए मतलब लगभग 2.5-3 साल मैंने काम किया और काम के दौरान मैं तैयारी अपना जारी रखा हुआ था। तो उस समय अधिकारियों से मुलाकात होती थी, मैं देखता था और वो लोग चौपाल लगाया करते थे गांव में। तो उस समय मैं देखा कि मतलब कितना सारा पावर इनके हाथ में है। मतलब कोई भी गरीबों का काम है या कोई वैसा सड़क का काम हो कुछ भी, तो बहुत जल्दी मतलब वो एक बार आके चौपाल लगाते थे और उसको कर देते थे। तो मुझे लगा कि मतलब इस पद पे आके कुछ बेहतर किया जा सकता है। अच्छा। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली सिविल सर्विस में आने की। अच्छा सर, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपसे कि आपने गांव में अपने मतलब कि प्रधान के पद पर भी रह चुके हैं। जी हाँ, मैं इलेक्शन भी लड़ा हूँ गांव में और मैं 5 वर्ष प्रधान के लिए चुना गया था। अच्छा सर, तो जैसे हमारे जो व्यूअर्स हैं ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उनके लिए कि जैसे गांव की राजनीति से आप निकल करके आए हैं और तब जा कर के एसडीएम बने हैं। ऐसा तो हमें नहीं लगता, हम तो अपने लाइफ में मतलब पहले आपको ही ऐसा देख रहे हैं। सर कितना कठिन था ये डिसीजन कर पाना आपके लिए? दरअसल इसमें मैं बताना चाहूँगा आशीष जी कि जब मैं पंचायत मित्र था तो मेरा कॉन्टेक्ट अधिकारियों से था। फिर मैं जब काम किया तो गांव के लोगों से भी अच्छा संपर्क हो गया, अच्छा पहचान हो गई और मैं उनके लिए काम करता था। तो मतलब थोड़ा विश्वास भी जीत लिया मैं उनका। तो उन लोगों की प्रेरणा से मैं इलेक्शन लड़ा, उसमें जीत भी हासिल हुई। तो जब जीत हासिल हुई उसके बाद मेरा अधिकारियों से और ज़्यादा कॉन्टेक्ट हुआ। तो इस दौरान मैं देखा कि मतलब एक एसडीएम साहब थे हमारे यहाँ, श्री वीरेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रेरित किया कि बेटा तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम बेहतर कर सकते हो और तुम जाओ तैयारी करो, सिविल सर्विस से कुछ बेहतर करो। गांव में कब तक फंसे रहोगे? अभी इलेक्शन है, फिर बाद में खाली बैठ जाओगे, किसी काम के नहीं रह जाओगे। तो उनकी प्रेरणा से मैं सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए आया। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं नौकरी किया या फिर जब मैं इलेक्शन लड़ा, उस दौरान मैं अपनी तैयारी कहीं न कहीं मेरे दिमाग में था कि नहीं सिविल सेवा में जाना है। तो मैं कम ही सही, जितना टाइम मिलता था उतना ही मैं घर पे भी पढ़ा करता था। अच्छा। मैंने पढ़ाई अपनी कभी बंद नहीं किया। अच्छा, प्रधान रहते हुए भी आप अपनी तैयारी करते रहे? जी जी बिल्कुल, मैं उस समय पढ़ता रहता था। सर जानना चाहेंगे कि आपको कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा फिर तैयारी से लेकर के अब तक में अंतिम रूप से चयनित होने? जी, कठिनाइयों की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जैसे मेरा माध्यम हिंदी था, तो मतलब लोगों में ये एक ओपिनियन था कि नहीं हिंदी माध्यम सिलेक्शन कम हो रहे हैं या फिर नंबर कम मिल रहा है। तो या र्यूमर कहिए, ओपिनियन कहिए, जो भी कह लीजिए इसको। दूसरी बात ये थी कि थोड़ा सा मतलब मेरा डाइवर्जन हो गया था बीच में एमए करने के बाद। तो उस दौरान मतलब फिर से बैकअप बनाना, फिर से आना मेन स्ट्रीम में, जो कि मतलब फुल टाइम तैयारी कर रहा, उसके साथ कम्पीट करना, मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक कठिन काम था। लेकिन मैं जो भी करता था एक प्लान बना के करता था। प्लान ये रहता था मेरा कि मतलब मुझे पढ़ना है एक हफ्ते में इतना, मतलब डेली का प्लान मेरा कभी पास नहीं होता, फेल हो जाता था, पर मेरा हफ्ते का प्लान सफल रहता था। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मतलब पॉलिटी में 5 चैप्टर या 10 चैप्टर मुझे एक हफ्ते में पढ़ना है। तो चाहे मैं 3 दिन पढ़ूँ, चाहे 5 दिन पढ़ूँ, चाहे अंतिम दिन ही पढ़ूँ, पर मैं उतना करता था हफ्ते कवर कर लेते। हाँ, तो मेरा हफ्ते का प्लानिंग चलता था। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल कौन सा था माध्यम? जी, मेरा सिविल सर्विस में माध्यम हिंदी था और ऑप्शनल मेरा दर्शन शास्त्र था। अच्छा। सर आपका जो यहाँ पे अटेम्प्ट था मेंस और इंटरव्यू को लेकर के कौन सा था? जी, मेंस
पूरा मैंने 6 अटेम्प्ट लिए, 6 मेंस लिखा मैंने, और इंटरव्यू में तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। अच्छा, इंटरव्यू में आपका तीसरा अटेम्प्ट था। सर जानना चाहेंगे अभी जो आगामी परीक्षाएं जैसे 23 की तो हो गई हैं, अभी 24 के मेंस के लिए प्री के लिए मेंस के लिए अभी 23 का मेंस भी लगा हुआ है, तो हम लोग सर नए सिरे से जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी छात्र को अब कैसे करना चाहिए, क्योंकि सर नया दौर हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं सारी चीज़ों में, तो आपका क्या सजेशन होगा, क्या रणनीति होगी आपकी? मैं बताना चाहूँगा कि वर्ष 2019 के बाद से, या उसी वर्ष से यूँ कहें कि यूपी पीसीएस ने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है पेपर के नेचर को लेकर। तो अब पेपर यूपी पीसीएस के भी पूरा फैक्ट बेसिस नहीं रह गया, काफ़ी कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं और साथ ही बहुत सारे नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा हुआ करती थी, पर अब क्या है कि रिपीटेड क्वेश्चन संख्या कम हो गई है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम प्री की तैयारी पे बात करें अगर, तो हिंदी माध्यम के छात्रों जी की सबसे बड़ा दुविधा है। जी मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि पहले किसी भी अभ्यर्थी को मेंस पढ़ना चाहिए। मेंस पढ़ना चाहिए, मेंस आप पढ़िए, लगभग पूरा सिलेबस पढ़ जाइए, नोट्स बना लीजिए, समय पर्याप्त लेकर तैयारी करिए, नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जब 4-5 महीना प्रीलिम्स रह जाता है, यानी कि जनवरी महीने तक लगभग आप मेंस का काम करिए, टेस्ट लिखिए, अपने से आंसर लिखिए। तो जनवरी से आप लग जाइए प्रीलिम्स के लिए, और आपने मेंस के दौरान जो चीज़ें पढ़ रखा है उसका रिवीजन कीजिए, और आप ये देखिए कि कौन सा सेक्शन, जैसे करंट अफेयर हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, कुछ मिसलेनियस आता है जैसे कि खनिज वगैरह तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, वो सब आप उनको बेहतर कवर करिए, नोट्स बनाइए और बार बार रिवाइज करिए उसको। और साथ ही कम से कम हर सब्जेक्ट के जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, क्वेश्चन बैंक लेकर, चाहे घटना चक्र का या किसी भी मतलब प्रकाशन का मिल जाते हैं मार्केट, हाँ मार्केट में मिल जाते हैं, आप उसको उठाइए और पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन हल करिए। मैं तो मतलब घटना चक्र काफ़ी रखा हुआ हूँ और उसको 1-2 बार करके जाता था, और मेरे मित्र मंडली में भी यही मतलब ओपिनियन था लोगों का कि घटना चक्र कोई छोड़ के नहीं जाता है, और जो कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे या फिर कुछ प्रश्न भाषा बदल के आ जाते हैं तो वो आप हल कर ले जाएंगे, और वहाँ अगर आप लीड ले रहे हैं तो बाकी में आपने जितना पढ़ रखा है उसमें लीड ले लेंगे। अच्छा सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए नोट्स कैसे बनाए सर, किन किन बातों का ध्यान रख करके कैसे नोट्स बनाए सर? देखिए आशीष जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बेसिकली मेंस पे काम करता था, और उस दौरान मुझे लगता था कि नहीं ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। तो मैं नोट्स में चूँकि 30% साइड में जगह छोड़ के नोट्स बनाता था, तो जो खाली जगह रहती थी उसी में मैं पीटी लिखकर वहाँ पे चीज़ें मेंशन कर देता था, जैसे कि यहाँ दोबारा देखें या फिर रीड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस टाइप की बातें मैं लिख देता था। तो उसको रिवीजन करता था, और साथ ही जैसे कि पॉलिटी आप पढ़ रहे हैं, तो चूँकि प्रीलिम्स जब पढ़ने लगते हैं तो थोड़ा सा हमें फैक्ट बेसिस काम करना पड़ता है। तो उस समय मान लीजिए पॉलिटी है तो अनुच्छेद याद कर लीजिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट हैं, संविधान संशोधन है, ये सब देखिए, और बेयर एक्ट वगैरह दे रखा है, लक्ष्मीकांत पर्याप्त अच्छी किताब है, आप उससे करिए। ऐसे ही इतिहास में चूँकि मेंस के टाइम पे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में हमें डेट, घटनाएं सब याद करना पड़ता है, तो नोट्स में साइड में लिखे रहते थे, और साथ ही जो अतिरिक्त बातें रहती थी उसको मैं लूज पेपर पे या फिर एक अलग प्रीलिम्स का एक नोट्स बनाता था, उसमें लिखता था जी। सर प्रीलिम्स में आपका तो ये हो गया पूरा रणनीति वगैरह, ये मेंस के लिए भी आपने अपना बना के ही रखते थे, फिर प्रीलिम्स के लिए आपने करंट अफेयर कब से पढ़ना शुरू करते थे और कहाँ से? प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर की बात करें तो मैं इनसाइट आईएएस का बहुत मतलब एक अच्छा पाठक रहा हूँ, और लंबे समय से उसको फॉलो करता हूँ। साथ ही एक जीके टुडे करके आता है वेबसाइट, तो उसको भी मैं पढ़ता था। और चूँकि मैं इंटरेस्ट था न्यूज़ वगैरह सुनने में, काफ़ी न्यूज़ सुनता हूँ, तो न्यूज़ में मैं संसद टीवी देखता था, और साथ ही दृष्टि आईएएस का चैनल जो रहता है उस पर जो बड़े इशूज़ रहते हैं उस पर लोग डिस्कस करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे सब चीज़ पड़ी रहती है, तो उसको भी मैं देखता था बीच बीच में। और साथ ही न्यूज़ पेपर की मैं बात करूँ तो शुरू से ही मतलब इंग्लिश मेरी बहुत स्ट्रांग नहीं है, अभी भी वीक है, लेकिन मैं शुरू से इंग्लिश पेपर ही पढ़ता रहा, और मुझे वर्तमान में या पिछले 2-3 सालों से कहूँ तो लगातार मैं पाठक हूँ इंडियन एक्सप्रेस का, मैं हमेशा उसको लेता हूँ और ज़रूर पढ़ता हूँ उसको। सर तो फिर अब हम लोग आते हैं मेंस में, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति आपने सब शेयर कर दी है, कुछ और चीज़ें अगर प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के आपकी तरफ से लग रहा हो कि छात्रों के पास जानी चाहिए? तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा प्रीलिम्स के लिए, कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं कम से कम 5 वर्ष, 18 के बाद से आप चूँकि नेचर भी बदला है, माइनस मार्किंग भी हुआ है 18 से, तो आप उनको एनालाइज करिए और आप कैटेगराइज कर लीजिए विषयवार कि किन किन विषयों में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
और साथ ही जब एनालाइज करेंगे तो आप ये देख पाएंगे कौन से रिसोर्स ज़्यादा वर्क कर रहे हैं आपके लिए। मैं ये हर साल करता था, पेपर देकर आता था, फिर मैं 4-5 दिन पेपर एनालाइज करता था, तो मुझे आंसर भी मालूम हो जाते थे, साथ ही मैं रिसोर्स पे मतलब कौन अच्छा है कौन ख़राब रिसोर्स है ये भी मालूम हो जाता था मुझे। तो ये हर अभ्यर्थी को करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए तो पेपर। सर अब हम लोग जानते हैं मुख्य परीक्षा में हिंदी और ऐसे ये दोनों पेपर आपने कैसे किया सर, कहाँ से? सर ऐसे की बात करें तो ऐसे चूँकि मैं नावल वगैरह पढ़ता रहा हूँ, अखबार वगैरह पढ़ता रहा हूँ हमेशा, तो ऐसे की मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं करी। मतलब कोटेशन कविता मुझे आती थी या फिर कुछ लिख कर याद कर लेता था, तो ऐसे की मैंने कभी तैयारी नहीं किया। ऐसे मेरा मतलब जीएस पढ़ने से ही लगभग हो जाता था और ऐसे मुझे नंबर भी 100+ या फिर 100 के अराउंड मिलता था। बात हिंदी की है तो हिंदी के लिए मैंने काम किया काफ़ी कुछ। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि, प्रत्यय उपसर्ग या मुहावरे का सेक्शन हो गया, तो ये सब मैं वासुदेव नंदन जी की किताब से पढ़ता था। उसके बाद जो शब्दावलियाँ याद करने के लिए होता है, विलोम वगैरह, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो इनके लिए मैं पृथ्वीनाथ पांडे सर की किताब और कुछ हरदेव बाहरी सर से मैं वहाँ से करता था। एक चीज़ और बता दूँ कि हिंदी में जो शुरू के 3 क्वेश्चन होते हैं वो लिखने के लिए होते हैं, तो अभ्यर्थियों को ये चाहिए कि वो जो प्रीवियस ईयर का घटना चक्र का है उसको ले लें, उसका बार बार प्रैक्टिस कर लें। उसमें चूँकि हल भी रहता है, क्वेश्चन भी रहते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। और साथ ही वासुदेव नंदन सर की पुस्तक में ही पीछे के सेक्शन में ये सब मतलब संक्षेपण कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे लिखना है, बहुत बेहतर दे रखा है, तो उसको देख सकते हैं। मैं भी देखता था उसको। हिंदी और ऐसे के लिए सर हो गया हम लोग का, कुछ और चीज़ें भी है हिंदी और ऐसे? नहीं, इतना ही करता था मैं। अच्छा, इसके भी आपने नोट्स बनाए थे? जी बिल्कुल, मेरा नोट था हिंदी का। सर अब हम लोग जानेंगे जीएस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का एक साथ में ही जान लेते हैं, क्योंकि सबके अलग अलग बुक्स हैं, सबके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं अपने, तो उनको आपने कैसे तैयारी करी? नोट्स वगैरह बना के करी या किसी कोचिंग के नोट से ही पढ़ाई करी या कैसे करा? सर जीएस की बात करें तो मैंने जीएस के लिए कोचिंग नहीं करा है कहीं। मैं ऑप्शन के लिए मैं बताऊंगा बाद में कि मैंने किन से मदद लिया। तो जीएस के लिए मैं ज़्यादातर विजन के नोट्स से, एनसीईआरटी पुस्तकों पर और कुछ दृष्टि का जो मार्केट में मिलता है नोट्स, उस पर निर्भर करता हूँ। फर्स्ट पेपर का जो हिस्ट्री का सेक्शन था उसके लिए सभी लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मैंने कभी स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ा। मैं बिपिन चंद्रा सर की पुस्तक पढ़ा हूँ और साथ ही अखिल मूर्ति सर का क्लास नोट्स पढ़ा हूँ। कल्चर के लिए मैंने सिंघानिया सर के कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं और कुछ टॉपिक जैसे कि हड़प्पा वगैरह, गुप्त काल, मौर्य काल, ये सब रामशरण शर्मा सर की पुस्तक से पढ़ा हूँ। सोसाइटी के लिए मैंने विजन को लिया था, बहुत अच्छा दे रखा है उसमें। जियोग्राफी एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। अब पॉलिटी की बात करें हम तो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत सर की किताब बहुत बेहतरीन किताब है। साथ ही बेयर एक्ट मैंने बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि आप जब आंसर लिखते हैं तो आपको फैक्ट देना पड़ता है, क्रेडिबिलिटी बढ़े आंसर की। तो मैंने अपने ढेर सारे अनुच्छेद, संविधान संशोधन, जजमेंट एक अलग पेपर पे, लूज पेपर पे 3-4 पेपर के हमने बना रखा था। और साथ ही लक्ष्मीकांत की पुस्तक का मैंने एक सिनाप्सिस नोट्स भी बना रखा था एक बुकलेट पे। उसके बाद गवर्नेंस और सोशल जस्टिस की बात करें तो उसके लिए मैंने विजन और उसकी 365 जो आती है मेंस की, उसको किया था। आईआर के लिए भी मैंने कुछ यूट्यूब से वीडियोज़ देखा था और साथ ही विजन का नोट्स किया था। तो आईआर के लिए भी हमने विजन से करा है। उसके बाद अगर जीएस थर्ड पेपर की बात करें तो मैंने जीएस थर्ड पेपर में कई सारी किताबें पढ़ा, लेकिन जो अंतिम रूप से मेरे लिए वर्क किया उसमें रमेश सिंह सर की पुस्तक मैंने पढ़ा है और साथ ही विजन की 5 बुकलेट आती है इकोनॉमिक की, मैंने उसको बेहतर तरीके से पढ़ के उसका पूरा नोट्स बना रखा है। तो वो अब ऐसा नोट्स है कि मतलब उसको एक दिन में मैं पूरा रिवाइज कर सकता हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी मैंने विजन ही पढ़ा है और एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की भी पुस्तक पढ़ा है, इग्नू भी पढ़ा है और विजन आईएएस का जो 365 आता है वो भी पढ़ा है। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने किया था, जो कैप्सूल आती है दृष्टि आईएएस की, उससे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया हुआ है। और साइंस टेक सिर्फ और सिर्फ विजन का 365 2 वर्ष का मैंने किया था और लगभग सारे क्वेश्चन मेरे कवर हो गए थे वहाँ से जी। अच्छा, इसी से तैयारी करी थी। ये रहा आपका पूरा जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को लेकर के रणनीति। सर जानना चाहेंगे कि अभी एक यूपी स्पेशल जुड़ गया है इस बार से ही, जो है 5th और 6th पेपर। यदि सर आप होते अभी तो आप एसडीएम बन चुके हैं, आपको लोक सेवा का पेपर तो देना नहीं अभी, तो आपकी क्या रणनीति होती, कैसे इसको सर मैनेज करते हैं? जी सर, जो यूपी स्पेशल के 2 पेपर अलग से बनाया इन्होंने,
पहले इसका थोड़ा थोड़ा सेक्शन 3 पेपर में जोड़ रखा था, फर्स्ट पेपर में, सेकंड में और थर्ड में। तो उन चीज़ों के लिए मैं जो राकेश सारस्वत सर की पुस्तक आती है उसको, और ध्येय आईएएस की एक बुकलेट आती है पतले से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो उन दोनों को मैंने बहुत बेहतर तरीके से तैयार किया था और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला उसका। मैं अच्छे से क्वेश्चन डील कर पाया, वहाँ स्कीम्स वगैरह मेंशन कर पाया, और जैसे कई बार लग रहा था कि जैसे पढ़ा हुआ चीज़ एकदम से आ गया है, तो मैं उसको बहुत अच्छे से डील कर पाया इनकी मदद से। अच्छा, तो ऐसे आप अपना 5th और 6th पेपर के लिए तैयारी करते हैं। सर जैसे 23 सितंबर से भी पीसीएस 2023 हाँ, एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि अभी मैं, चूँकि कई मित्र मेरे मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि 5वां 6वां पेपर कैसे हम करें। मेरे कई मित्र मेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने हमसे पूछा कि 5वें 6वें पेपर के लिए मतलब कौन सा रिसोर्स बेहतर होगा, थोड़ा सा बैठ के हम लोग चर्चा कर लें। तो हम लोग 4-5 लोग एक दिन बैठे थे, तो कई सारे रिसोर्स हम लोगों ने देखा, तो उसमें हम लोग यही निष्कर्ष निकाले कि राकेश सारस्वत सर की पुस्तक, ध्येय आईएएस की बुकलेट और एक ओनली आईएएस निकाला हुआ है। अगर इन तीनों को बेहतर तरीके से सामंजस्य बना के पढ़ लिया जाए तीनों में, और नोट्स बना लिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों पेपर बहुत अच्छे से डील हो जाएंगे। और साथ ही इस बार के मेंस के लिए 5वां 6वां पेपर ही किंग मेकर साबित होने जा रहा है, मेरा ऐसा ओपिनियन है। ये आपकी रणनीति वगैरह आपने जो डिस्कस करी, ये शेयर भी किया छात्रों के साथ में। सर अब हम जानना चाहेंगे इंटरव्यू में आपका, आपको इंटरव्यू में कितना नंबर प्राप्त हुआ? सर इंटरव्यू मेरा श्री कल्पराज सर के बोर्ड में था और मुझे 73 नंबर मिले हैं। अच्छा, 73 नंबर मिले हैं, जैसे कि इस बार मतलब कुछ टॉप 5 के अंदर में ही आपका ये नंबर भी होगा, ये में लग रहा है। सर मैं जहाँ तक मार्कशीट देख पाया हूँ टॉपरों की, तो 75 नंबर किसी और को मिला हुआ है, मुझे 73 नंबर मिला है। मतलब सेकंड टॉपर ऑलमोस्ट अभी तक जहाँ जानकारी मुझे मिली है, सेकंड टॉप नंबर है ये। अच्छा सर, 23 सितंबर से मेंस का एग्ज़ाम है, तो छात्रों के लिए कुछ आपकी तरफ से मोटिवेशन जानकारी वगैरह अगर देनी हो तो? जी, अभी जो इस बार मेंस होने जा रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास जो नोट्स उपलब्ध है उसी को बार बार रिवाइज करें, और 5वें 6वें पेपर पे विशेष ध्यान दें। साथ ही हिंदी और एसे को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी, एसे, एथिक्स का पेपर और 5वां 6वां पेपर अगर इसमें जो बेटर कर ले गया, तो चूँकि आप मेंस दे रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की तैयारी ऑलमोस्ट रहती है, तो इसमें अगर बेटर कर ले गया शेष पेपरों में, तो निश्चित रूप से अंतिम लिस्ट में नाम उनका आएगा। दोस्तों कोशिश करेंगे कि सर का भी कुछ नोट्स की भी अलग से 2-3 मिनट की वीडियो बना करके आपको नेक्स्ट टाइम हम आपको अपलोड करके दिखा भी देंगे कि कैसे सर नोट्स बनाते थे। सर जानना चाहेंगे कि आप हमारा यूपीपीएससी डेली न्यूज़ चैनल सर इसके पहले देखते थे? जी हाँ, बिल्कुल। आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था मेंस के टाइम पे, जब जीएस का पेपर ख़त्म हुआ था, तो आप गेट पे ही मिले और आपने कहा, तो मैंने इंटरव्यू मतलब 6-7 मिनट का इंटरव्यू पड़ा हुआ है, और साथ ही आपने शुभकामनाएं भी दिया था कि सर आपका किसी बड़े पोस्ट पे सिलेक्शन हो, और आपने पहले इंटरव्यू दे रखा है, तो आपकी शुभकामनाएं मुझे लगी और कहीं ना कहीं सफलता मिली और बड़े पोस्ट पे ही मिली, तो मैं इसके लिए आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद सर आपका भी कि आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल के लिए, हम लोग के लिए इतना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जो हमारे व्यूअर्स हैं, एक और प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि जानना चाहेंगे सर, आप जैसे पढ़ाई करते करते आदमी बोर भी होने लगता था, ऐसा कुछ भी है जो लगातार आप लगे हुए हैं, 6 साल से 3 बार इंटरव्यू भी दिया आपने, तो इंटरटेनमेंट बेस में आपका कहाँ रुचि है, कहाँ इंटरेस्ट आप रखते हैं? मुझे 2 काम बड़ा पसंद हैं। एक तो ऑडियो म्यूजिक सुनना। अच्छा। मैं मतलब पढ़ते पढ़ते लगता है कि बोर हो गया हूँ, तो थोड़ा सा साउंड बढ़ा के हेडफोन लगा के अपना ऑडियो म्यूजिक सुनता था। खासकर पुराने गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और दूसरा चीज़ ये रहता था कि नावल वगैरह पढ़ता था मैं, मतलब मैंने बहुत सारे नावल, कोविड के टाइम में मैंने कई सारे अंग्रेजी के नावल, हिंदी के नावल पढ़ डाला। साथ ही एक काम मैं और हमेशा करता रहा हूँ, उसको ज़रूर बताऊँगा, कि चूँकि लोग कई बार सोचते हैं कि लोगों से मिलते जुलते नहीं रहना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि आप सप्ताह में एक बार जो आपके खास मित्र हैं, तैयारी करते हों, आप उनके बीच जाइए, आप पता करिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, खूब ईमानदारी से अपनी बातें बताइए उनको, और उनकी बातें आप सुनिए। इससे क्या होगा कि अगर दोनों में अच्छा विश्वास है, दोनों एक दूसरे चीज़ें शेयर करते हैं, तो जितना बेहतर इम्प्रूवमेंट इससे आपका होगा, उससे कहीं उतना बेहतर कहीं से नहीं हो सकता है। इसलिए आप कुछ 2-4 मित्रों को बनाइए, मतलब विश्वसनीय मित्र, आप उनसे चीज़ें शेयर कीजिए, अपना नोट्स दिखाइए, आंसर लिखिए, उनको आंसर भेजिए, उनका आप चेक करिए, इससे आप बेहतर स्थिति में पहुँच पाएंगे। सर सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का आपकी असफलता की जर्नी में?
सर एक नाम मैं अभी तक नहीं ले पाया हूँ। फ़िलासफ़ी ऑप्शनल ने मुझे इस बार एसडीएम बनाया है। अच्छा, मैं यह बात कह सकता हूँ क्योंकि मुझे 65% से ज़्यादा नंबर मिले हैं। और इसके पहले मैं असफल था, तो कहीं न कहीं फ़िलासफ़ी का ही रोल था क्योंकि उसमें नंबर अच्छे मिल नहीं पा रहे थे मुझे। तो फ़िलासफ़ी सर कोचिंग मैं एक जगह दिल्ली में गया तो कर रहा था, लेकिन उनकी कुछ व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से कोचिंग मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अपने से स्टडी करना शुरू किया और कोविड के टाइम में यशवंत सर निश्चय आईएएस के डायरेक्टर हैं, तो यूट्यूब पे मैंने उनका एक वीडियो देखा और वहीं से मुझे उनका नंबर मिल गया। तो मैंने उस नंबर पे कॉल किया। दोपहर टाइम मुझे समय याद है, सॉरी सुबह के टाइम 10-11 बजे मुझे समय याद है। तो उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, मैंने अपनी समस्या बताया कि सर इतना मेंस दिया, इतना इंटरव्यू और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ आप बत्रा पे और हम एक लड़का भेज के बुलवा लेते हैं। वो सर वो टाइम था जब लोग अपने फैमिली के मेंबर से नहीं मिल पाते थे। उन्होंने बुलाया, मतलब मैं तो इतना अभिभूत हो गया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर मुझे भरोसा नहीं था कि वो मिलेंगे मुझसे, पर मैं गया, मास्क वगैरह लगा कवर करके, फेस कवर गया मैं वहाँ पे। तो एक लड़का उन्होंने भेजा, मुखर्जी मतलब साहब की मूर्ति है वहाँ पे, तो वहीं पे मैं गया। तो एक लड़का आया, मुझे ले गया ऑफिस। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि मैं ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। संयोग अच्छा था। ऑफिस गया, सैनिटाइज वगैरह किया गया मुझे। फिर मैं उनसे मिला और आधे घंटे सर ने, मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर ले गया था, तो सर ने मुझसे आधा घंटा लगभग बात किया, मेरा आंसर देखा, कुछ पूछा भी मुझसे। तो मैंने कहा कि सर ने कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत पढ़ चुके हो फ़िलासफ़ी, तुम्हारा एकेडमिक भी रहा, तैयारी भी कर रहे हो, फ़िलासफ़ी बहुत पढ़ चुके हो, अब तुम्हें लिखने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन चेक कौन करेगा? कोविड का टाइम चल रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं चेक करूँगा। उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, व्यक्तिगत नंबर, और साथ ही जो ऑफिस बॉय था उसको भिजवा कर उन्होंने अपना नोट्स खरीदवाया, क्लास नोट्स। कहा कि ले जाओ, इसे रिवीजन करो, कुछ और मत पढ़ना, हो जाएगा काम इसी से। और सर मैं उनका नोट्स ले आया, बड़ी श्रद्धा से मैं आंसर लिखा, विश्वास के साथ सर को भेजा। मुझे विश्वास नहीं था कि हो जाएगा, पर मतलब चेक करेंगे। फिर भी उन्होंने चेक किया तो लगा कि यार सच में ऐसा हो सकता है। ये सिलसिला चला 2-3 महीने। उन्होंने काफ़ी आंसर मेरे चेक किया और चेक करते थे, फिर मतलब मुझे रिव्यू करके भेजते थे। तो इससे रिफॉर्म हुआ मेरा। साथ ही सर के नोट्स के साथ कुछ टेक्स्ट बुक जो मैं पहले से पढ़ रहा था, उन दोनों को मिलाकर मैंने शार्ट नोट्स बनाए। और वो शार्ट नोट्स सर इतना बेटर बन गया कि मतलब लास्ट में मतलब रिवीजन 4-6 घंटे में हो सकता है, ऐसा नोट्स बन गया वो। और मैं उसी को रिवाइज करके 22 का मेंस दिया और अल्टीमेटली मुझे 65% से ज़्यादा नंबर मिले मुझे। नंबर मिल गया। सर फिर तो सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का आपकी सफलता में रहा है सर? सर योगदान की बात करें तो मेरे सबसे जो बड़े भैया हैं वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में नोएडा में काम करते हैं। उन्होंने मतलब जितना मैं पढ़ाई किया उन्होंने मेरा पूरा खर्चा उठाया। और मेरी माताजी का देहांत बहुत बचपन में हो गया था, मैं बहुत छोटा था तभी। तो मतलब पिताजी ने मेरे लिए माँ और पिता दोनों की भूमिका निभाया। उन्होंने पढ़ाई के लिए दबाव नहीं बनाया, पर उनका एक विश्वास रहता था कि नहीं मेरा लड़का कुछ बेटर करेगा। तो ये विश्वास मुझे हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। कभी दबाव नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मन में था कि नहीं पिताजी को कुछ करके दिखाना है। साथ ही मेरे छोटे वाले जो भैया हैं उनका भी हमेशा, वो भी बहुत प्रेरित करते रहते थे। और 2 और बहुत महत्वपूर्ण मेंबर हैं, मेरे दीदी और जीजा जी। इन लोगों ने हर तरह की समस्याएं, चाहे मतलब मैं कभी जैसे लगता था कि अब हो नहीं पाएगा, तो उस दौरान वो लोग मुझे संभालते थे। दीदी खास करके फ़ोन करके, या कभी लगता था कि नहीं आर्थिक समस्या, सर तैयारी में कई बार आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ती है, तो आर्थिक रूप से भी कभी दिक्कत आती थी, तो मतलब भैया के बियॉन्ड जाके वो लोग मुझे आर्थिक रूप से मदद करते थे। साथ ही बीच बीच में मुझसे फ़ोन से बात करना, अपने यहाँ बुलाना, मोटिवेट करना, समझाना। तो इस तरीके से परिवार का। और साथ ही दोस्तों में मेरे रूम पार्टनर इस समय प्रदीप कुमार, उनका बहुत योगदान है। और उन्हीं के भाई, मेरा भी भाई है प्रमोद कुमार, मतलब मैं दिल्ली था तब भी, इलाहाबाद में रहता तब भी, जितने सारे मेंस मैंने दिया, वो लड़का बाइक किसी का अरेंज करके, उसकी बाइक नहीं थी पर किसी दोस्त का अरेंज करके मुझे पूरा मेंस इंटरव्यू वही दिलाता था। तो उसका भी बहुत योगदान रहा है। और एक मेरे बुआ के बेटे हैं, भैया लगेंगे, श्री जयराम लाल वर्मा, इंजीनियर से रिटायर हुए हैं, तो उनका भी ठीक ठाक रोल रहा है जी। इतने लोगों का रोल आपके अंतिम चयन तक में रहा है जी सर। जी बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए दिया है, और आगे भविष्य के लिए भी बहुत ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।